वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खेत में बीजों की बुवाई के बाद में, सीड्स की सोविंग के बाद में कृषि उत्पादन प्रक्रिया का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोसेस का चौथा महत्वपूर्ण जो चरण है वो है खाद या उर्वरक देना, प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर। उर्वरक को हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। खाद को हम बोलते हैं मैन्योर, MANURE, मैन्योर। तो खाद देना या मैन्योर देना या उर्वरक देना यानी फर्टिलाइजर देना, उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर देना, ये कृषि उत्पादन प्रक्रिया का एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है। अब बीज के बोने के बाद में खाद या उर्वरक देने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, जब हम किसी भी बीज को भूमि में बोते हैं तो उस बीज के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए बहुत सारी चीजें आवश्यक होती हैं, उसकी वृद्धि के लिए बहुत सारी चीजें आवश्यक होती हैं। और तो ये बीज जो है अपने जर्मिनेशन के लिए यानी अंकुरण के लिए और अपनी वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व प्राप्त करता है वो कहां से प्राप्त करता है? वो करता है भूमि से। ठीक है, जो बीज है या जो पौधा है, जो फसल है, वो अपनी वृद्धि के लिए, अपने अंकुरण के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो कहां से प्राप्त करता है? भूमि से, जमीन से। ठीक है, तो भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी अगर होगी तो बीज को या पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसलिए भूमि के अंदर
पोषक तत्वों की कमी ना हो, यानी उसका उपजाऊपन बना रहे, उपजाऊपन बना रहे, या उसको हम कह सकते हैं उसकी उर्वरता बनी रहे, उर्वरता, भूमि के उपजाऊपन बना रहे या उसकी उर्वरता बना रहे या उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। फर्टिलिटी, FURTILITY, फर्टिलिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलिटी, उपजाऊपन को या उर्वरता को हम बोलते हैं फर्टिलिटी। तो भूमि की उर्वरता बनी रहे, भूमि का उपजाऊपन बना रहे, भूमि की फर्टिलिटी बनी रहे, इसके लिए किस बात की आवश्यकता होती है कि हम भूमि के अंदर खाद या उर्वरक देते रहें, डालते रहें। ठीक है, अब यहां पे एक खास बात और सोचने की है कि हमने यहां दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक तो हमने कहा कि खाद, यानी जिसको हमने कहा मैन्योर, और दूसरा शब्द हमने इस्तेमाल किया उर्वरक, जिसको हमने कहा फर्टिलाइजर। तो हमने यहां पर खाद या उर्वरक दो शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्या खाद यानी मैन्योर और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर ये दोनों अलग अलग चीज हैं? और यदि ये दोनों अलग अलग हैं तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर खाद में यानी मैन्योर में और उर्वरक में यानी फर्टिलाइजर में आखिर अंतर क्या होता है, दोनों में खास डिफरेंस क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं खाद यानी मैन्योर और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, इन दोनों में अंतर की यानी डिफरेंस की। ठीक है, तो खाद यानी मैन्योर और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, इनमें मुख्य अंतर तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इधर तो हम लिख लेते हैं खाद यानी मैन्योर, और इधर लिख देते हैं हम उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। ठीक है, तो खाद और उर्वरक के अंदर पहला जो अंतर होता है वो क्या होता है कि जो खाद होती है वो होती है प्राकृतिक, नेचुरल, यानी प्रकृति के अंदर अपने आप पैदा होती है, इसको बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो खाद होती है प्राकृतिक, नेचुरल, इसको बनाना नहीं पड़ता आदमी को, ये नेचर से अपने आप ही बन जाती है, जीवाणुओं से, पेड़ पौधों की पत्तियों से, इस तरह से। ठीक है, जबकि अगर उर्वरक की हम बात करें तो उर्वरक जो होता है वो प्राकृतिक नहीं होता है, वो कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप का मतलब होता है मानव के द्वारा, कृत्रिम रूप से कहां बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, कारखानों में बनाया जाता है। ठीक है, तो खाद होता है प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा बनता है, और उर्वरक जो होते हैं कृत्रिम रूप से फैक्ट्री में निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं। ये तो हो गया पहला अंतर। अगर दूसरे अंतर की हम बात करें तो खाद और उर्वरक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है वो एक अंतर ये भी है कि खाद के अंदर ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस, खाद के अंदर ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो उर्वरक होते हैं उसके अंदर ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता। ठीक है, और तीसरा जो अंतर होता है वो ये होता है, जो खाद जो होती है, क्योंकि ये नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, इसलिए ये मानव के लिए और भूमि के लिए यानी जमीन के लिए
दोनों के लिए लाभदायक होती है। यानी खाद डालने से भूमि की उर्वरकता बढ़ती है, उसमें कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ उस खाद के इस्तेमाल से जो फसल पैदा होती है, वो फसल से जो चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ें भी मानव के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, हानिकारक नहीं होती हैं। जबकि अगर हम बात करें उर्वरक की यानी फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र जो होता है लंबे समय तक या ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो जाए तो भूमि के लिए नुकसानदायक होता है। उससे भूमि की उर्वर क्षमता खत्म हो सकती है। साथ ही साथ उर्वरकों के माध्यमों से जो फसलें पैदा होती हैं, उनसे जो चीज़ें बनती हैं, वो भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यानी अगर हम उर्वरक की बात करें तो उर्वरक जो होते हैं मानव के स्वास्थ्य व भूमि, जमीन दोनों के लिए, भूमि के लिए कैसे होते हैं? लंबे समय में, दीर्घ काल में हानिकारक होते हैं। दीर्घ काल में, लंबे समय में हानिकारक। लंबे समय में हानिकारक इसलिए कहा है कि जो उर्वरकों से जो हानि होती है वो एकदम से नजर नहीं आती। प्रोडक्शन तो बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, फसल ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भूमि पर और मानव के स्वास्थ्य पर, दोनों पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी खाद यानी मैन्योर और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, इन दोनों के बीच में प्रमुख अंतर की। लेकिन इस अंतर के करने के दौरान हमने एक बात का जिक्र किया, एक शब्द का जिक्र किया, वो था ह्यूमस। आपके दिमाग में आया होगा कि ह्यूमस तो बता दिया, ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ह्यूमस आखिर होता क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, ह्यूमस मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवियों यानी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल यानी मिट्टी, माइक्रो यानी सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म यानी जीव। तो ह्यूमस क्या है? मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवियों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा पत्तियों, पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से यानी डीकंपोजिशन से निर्मित एक बेहद उपजाऊ कार्बनिक यौगिक या जैविक घटक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? ह्यूमस है मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवियों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा पत्तियों, पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से यानी डीकंपोजिशन से निर्मित एक बेहद उपजाऊ कार्बनिक यौगिक या जैविक घटक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात समझाने वाली बात यह है कि आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हो, जैसे हमने कोई मान लीजिए रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे डाल दिया, कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो जो टुकड़ा होता है वो वहाँ पे गायब हो जाता है वहाँ से, और उस बीच में अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो जो रोटी का टुकड़ा था उसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं, कई तरह के छोटे छोटे कीड़े या जीव जंतु आ गए हैं। ठीक है ना, तो ये जो जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीवी जिनको हम कहते हैं, ये तो चींटियों की बात की हमने, और भी बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी में मौजूद ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीवी हैं,
इनका काम होता है कि जो भी कार्बनिक पदार्थ का मतलब है संसार में कार्बनिक पदार्थ, सारे पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं वो सारे कार्बनिक पदार्थ ही माने जाते हैं, क्योंकि उनमें सब में लगभग कार्बन मौजूद होता है। अधिकांश पदार्थ जो होते हैं उनमें कार्बन मौजूद होता ही होता है। और ख़ास तौर पे जो भी सजीव चीज़ों से बने हुए हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, या फिर जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, इन सभी के अंदर कार्बन मौजूद होता है। तो ये मिट्टी में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, ये क्या करते हैं, पत्तियों को, पौधों को, या जो भी कोई कार्बनिक पदार्थ है, चाहे वो गोबर हो, चाहे कुछ भी और चीज़ हो, हैं, या मृत पशु हों, ठीक, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अपघटित कर देता है। अपघटित करने का या को बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना, अलग कर देना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसको, ये जितने भी सूक्ष्म जीवी होते हैं, सॉइल के अंदर जो पाए जाते हैं, मिट्टी में जो पाए जाते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। इसको होता है डीकम्पोजिशन। सूक्ष्म जीवियों के द्वारा किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन या अपघटन, ठीक है, ठीक है। तो इस डीकम्पोजिशन से जो चीज़ बनती है, जो कार्बनिक यौगिक बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। आई बात समझ में? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए, ह्यूमस क्या है, व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवियों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा पत्तियों, पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से यानी डीकम्पोजिशन से निर्मित बना हुआ एक बेहद उपजाऊ कार्बनिक यौगिक या जैविक घटक है। कार्बनिक यौगिक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आई बात समझ? तो बात क्या रही, खाद में यानी मैन्योर में और उर्वरक में यानी फर्टिलाइजर में, इन दोनों में जो एक प्रमुख अंतर था वो ये था कि खाद के अंदर ह्यूमस पाई जाती है, यानी जैविक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक पाया जाता है ह्यूमस नाम का। वो कैसे बनता है? वो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवियों के द्वारा पत्तियों को, पौधों को या अन्य जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अपघटन से बनता है, उनके डीकम्पोजिशन से बनता है। जबकि फर्टिलाइजर, उर्वरक जो होते हैं ये फैक्ट्री में बनते हैं, इस वजह से इनके अंदर ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी ह्यूमस की, ठीक है। अब हम दो उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, मतलब एक तो खाद का लेते हैं, खाद के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उर्वरक के अंदर कौन कौन से चीज़ें आती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, खाद के अंदर आते हैं एक तो कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद जिसको हम गोबर की खाद भी कह सकते हैं या गोबर की खाद, खाद को बोलते हैं मैन्योर अंग्रेजी में, ठीक है। और साथ ही साथ में आती है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। हमने दो शब्द इस्तेमाल किए, एक तो खाली कंपोस्ट खाद जो कि होती है गोबर से बनती है, गोबर की खाद जिसको हम कह सकते हैं। एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब है ऐसी खाद जो कि वर्म से बन रही है, यानी सूक्ष्म जीवियों से बन रही है। जैसे आपने सुना होगा केंचुए की खाद होती है। केंचुआ क्या करता है, जमीन के अंदर जमीन को पोली बनाता है। एक तो पोली बनाने के बाद में उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को वो बढ़ा देता है, और नाइट्रोजन जो गैस है वो एक ऐसी खास गैस है जो फसल के वृद्धि के लिए और उसके पोषण के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए बेहद ज़रूरी होती है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद में आपने सुना होगा केंचुए की खाद।
ठीक है, ये होती है, इसको हम खाद की श्रेणी में रखते हैं। इनको हम जैविक खाद भी कहते हैं, जैविक खाद, क्योंकि ये जैविक तत्वों से बनती है इसलिए इसको जैविक खाद बोलते हैं हम। ठीक है, और खाद को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मैन्योर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी, ये तो उदाहरण हो गए हमारे किसके, खाद के यानी मैन्योर के। अब अगर हम बात करें उर्वरक की यानी फर्टिलाइज़र के उदाहरणों की, तो फर्टिलाइज़र में कुछ फर्टिलाइज़र के नाम बताता हूँ मैं आपको। देखिए फर्टिलाइज़र में कौन कौन से हो गए, एक का नाम तो आपने सुना होगा, वो है यूरिया। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उन्होंने तो निश्चित तौर पे यूरिया का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। यूरिया एक प्रकार का फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, यानी ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक जो खाद होता है वो होता है अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट, आपको ये कुछ उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है, एक जो उर्वरक होता है वो होता है सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, और एक का नाम होता है पोटाश। तो ये कुछ प्रमुख उर्वरकों के नाम हमने आपको बताए हैं जो कि आमतौर पे एग्रीकल्चर में काम आते हैं, कृषि में काम आते हैं, और बीज के बुआई के बाद में, सोविंग के बाद में इनका इस्तेमाल किया जाता है भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यूरिया, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट और पोटाश, ये तो हैं उर्वरक, यानी ये प्राकृतिक नहीं है, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। और कंपोस्ट खाद यानी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद, ये कहलाते हैं खाद, यानी इसको हम जैविक खाद भी कह देते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक होते हैं। और प्राकृतिक खाद जो होती है वो भूमि के लिए और मानव से के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव होती है, अच्छी रहती है, नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन जो उर्वरक हैं, यूरिया हुआ, अमोनियम फास्फेट हुआ, सुपर फास्फेट हुआ या पोटाश हुआ, ये जो भी उर्वरक हैं ये दिखने में प्रारंभ में तो लाभ देते हैं, लेकिन दीर्घ काल के अंदर अगर हम देखें तो ये भूमि के लिए भी नुकसानदायक होते हैं और ये मानव के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इसलिए हमें उर्वरकों का इस्तेमाल भूमि में कम से कम करना चाहिए। यथासंभव, जितना संभव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए मतलब गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, कंपोस्ट खाद का, और या फिर वर्मी कंपोस्ट का यानी केचुए की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब जैविक खाद के फायदे क्या होते हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, क्यों हम कह रहे हैं कि यूरिया, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट और पोटाश जैसे जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनका उपयोग कम करना चाहिए, आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं जैविक खाद के लाभों की, यानी ऑर्गेनिक मैन्योर के। खाद को हम बोलते हैं मैन्योर और जैविक खाद का मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद के लाभ। ठीक है, तो जैविक खाद के या ऑर्गेनिक मैन्योर के जो लाभ हैं, वो प्रमुख जो लाभ हैं वो 6 हैं। कौन कौन से लाभ हैं, देखिए। नंबर 1, जैविक खाद में ह्यूमस पाया जाता है, और ये जो ह्यूमस होता है जो कि मिट्टी के लिए, मिट्टी के उपजाऊपन के लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला लाभ क्या है कि जैविक खाद में ह्यूमस पाया जाता है जो कि मिट्टी के उपजाऊपन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा लाभ क्या है, जैविक खाद मिट्टी में लाभदायक जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और केंचुओं की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी के अंदर केंचुए और सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लाभदायक होते हैं,
उनकी वृद्धि में सहायक होता है, उनसे जैविक खादों से उनकी वृद्धि ज़्यादा होती है। और इससे क्या होता है, ये जो सूक्ष्मजीवी और केंचुए होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केंचुए होते हैं, ये मिट्टी के अंदर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा लाभ क्या है जैविक खाद का? जैविक खाद से मिट्टी जो होती है अधिक समय तक पोली बनी रहती है। हमने आपको बताया था कि जब हम खेत में बुवाई करते हैं उससे पहले हम जमीन को की जुताई करते हैं, उसकी प्लोइंग करते हैं, यानी उस जमीन की जो मिट्टी होती है उसको उलट पुलट करके पोला बना देते हैं। ठीक है। तो अगर हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन जो होती है जल्दी वापस से कठोर हो जाती है, जबकि जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी अधिक समय तक पोली बनी रहती है। और मिट्टी के अधिक समय तक पोला बना रहने से क्या होता है, जुताई कम लगती है। प्लोइंग की जो कॉस्ट होती है, भाई जैसे 4 बार जुताई करनी पड़े, इससे बेटर है कि वो 2 बार ही करनी पड़े। तो जब हम जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी जो होती है वो अधिक समय तक पोली बनी रहती है, जिससे जुताई कम लगती है। ठीक है, खर्चा भी कम हो जाता है। ठीक। अच्छा, जैविक खाद का जो चौथा लाभ है वो क्या है? जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, मिट्टी की कैपेसिटी बढ़ती है जल को धारण करने की, यानी मिट्टी के अंदर जल जो होता है वो ज़्यादा समय तक टिकता है। और हम सब जानते हैं कि फसल की वृद्धि के लिए, अच्छी फसल होने के लिए ये ज़रूरी है जल की मात्रा पर्याप्त मिले उसको। और अगर हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की जल धारण की जो क्षमता होती है, पानी को रोकने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ती है, जो कि हमारी फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। अच्छा, पांचवा जो लाभ है जैविक खाद का, ऑर्गेनिक मैन्योर का, वो क्या है? वो है जैविक खाद से यानी ऑर्गेनिक मैन्योर से मिट्टी का पुनर्गठन करने में उर्वरकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होती है। अच्छा, जैविक खाद जो होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है, ये मिट्टी का पुनर्गठन करने में उर्वरकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होती है। मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, उसका वापस से रिकंस्ट्रक्शन कर देती है, पुनर्गठन कर देती है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी तरीके से करती है। उर्वरक भी करते हैं लेकिन उर्वरकों से ज़्यादा अच्छी तरह से करती है। क्यों? क्योंकि उर्वरकों में तो ह्यूमस होता ही नहीं है, जबकि जैविक खाद के अंदर ह्यूमस पाया जाता है। और ह्यूमस एक नेचुरल कंटेंट है, प्राकृतिक चीज़ है, तो वो तो फैक्ट्रियों में तो बन नहीं सकता। ठीक है, तो ह्यूमस से क्या होता है, मिट्टी की जो गठन होता है, पुनर्गठन, वो अच्छा होता है। यानी कुल मिला के मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, खैर, छठा जो जैविक खाद का लाभ है वो क्या है? जैविक खाद से तैयार खाद्यान्न व चारा जो मनुष्य और पशुओं के लिए बेहद स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जैविक खाद से जो भी चीज़ फसल तैयार होती है वो फसल भूमि के लिए भी, मानव स्वास्थ्य के लिए भी, और अब हम बता रहे हैं पशुओं के लिए भी बेहद लाभदायक होती है। ठीक है, तो जैविक खाद के हमने आपको 6 लाभ बताए। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन से हैं ये लाभ। नंबर 1, जैविक खाद में ह्यूमस पाया जाता है जो कि मिट्टी के उपजाऊपन के लिए जरूरी होता है। ठीक है। नंबर 2, जैविक खाद मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवियों एवं केंचुओं की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है। नंबर 3, जैविक खाद से मिट्टी अधिक समय तक पोली बनी रहती है, जिससे जुताई कम लगती है। नंबर 4,
जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 5, जैविक खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में उर्वरकों की अपेक्षा, फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा अधिक सक्षम होती है, अधिक कैपेबल होती है। नंबर 6, जैविक खाद से तैयार खाद्यान्न व चारा मनुष्य व पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी जैविक खाद के लाभों पर। अब हम चर्चा को आगे बढ़ा। अब हम बात करेंगे कृषि उत्पादन प्रक्रिया की यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोसेस के 5वें महत्वपूर्ण चरण पर। ये 5वां महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? इसका नाम है सिंचाई करना, इरिगेशन। आपने सिंचाई या इरिगेशन शब्द सुना होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सिंचाई या इरिगेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, फसल में समय समय पर कृत्रिम साधनों से पानी देने की जो प्रक्रिया है वो सिंचाई कहलाती है। तो सिंचाई या इरिगेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? सिंचाई का अर्थ क्या होता है? फसल में समय समय पर कृत्रिम साधनों से पानी देने की जो प्रक्रिया है उसको हम सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सिंचाई या इरिगेशन के लाभ क्या होते हैं? हम फसल को पानी क्यों देते हैं? आखिर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन? सिंचाई के या इरिगेशन के लाभ क्या हैं? इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, 4 मुख्य कारण हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, पहला कारण है सिंचाई के द्वारा बीज को अंकुरण के लिए पर्याप्त जल प्राप्त होता है। सिंचाई में हम फसल को पानी देते हैं ना, और पानी सबसे महत्वपूर्ण है। और पानी बीज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो बीज अंकुरित ही नहीं होगा, उसका अंकुरण नहीं होगा, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। अंकुरण को बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, अच्छा, दूसरा कारण क्या है? सिंचाई का लाभ क्या है? दूसरा, सिंचाई के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसके लिए नए पौधे को जल की आपूर्ति हो जाती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पौधे, कोई भी चीज़ हो, पौधा हो या कोई भी चीज़ हो, जो भी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जब सूर्य की उनके ऊपर रोशनी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो उनके अंदर मौजूद जो पानी होता है वो भाप बन करके और उड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधे के अंदर धूप से या गर्मी से पौधे, नया जो पौधा बना है उसके अंदर जो पानी मौजूद है वो तो उड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में पौधे के उस बीज के अंकुरण के लिए जो पानी चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा, और वो नहीं मिल पाएगा तो वो पौधा उग नहीं पाएगा, पनप नहीं पाएगा। ठीक है, तो सिंचाई का दूसरा लाभ क्या है कि सिंचाई के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए नए पौधे को जल की आपूर्ति होती है, उसे जल प्राप्त होता रहता है। ठीक है, सिंचाई का तीसरा जो लाभ है वो क्या है? देखो, सिंचाई के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा जल के माध्यम से अनेक पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जल एक ऐसा साधन है जो कि पोषक तत्वों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, चाहे से वो बात पौधों की हो और चाहे हमारे शरीर की हो। ठीक है, हमारे शरीर में जल वाला काम कौन करता है? हमारा रक्त यानी ब्लड। जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वो कौन पहुंचाता है? वो ब्लड पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है।
ठीक है, खून पहुंचाता है। इसी तरह से सिंचाई के द्वारा जो हम जल देते हैं, फसल को पानी पिलाते हैं, उस जल के माध्यम से अनेक पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। यानी सिंचाई से पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है जल के माध्यम से। ठीक है, अच्छा, सिंचाई का चौथा जो लाभ है वो क्या है? सिंचाई से पौधे की वृद्धि यानी ग्रोथ और उसका विकास यानी डेवलपमेंट, उसमें सहायता मिलती है। ठीक है, आई बात समझ? तो सिंचाई के लाभ क्या क्या हुए देखिए। नंबर 1, सिंचाई के द्वारा बीज को अंकुरण के लिए यानी जर्मिनेशन के लिए पर्याप्त जल प्राप्त होता है। नंबर 2, सिंचाई के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए नए पौधे को जल की आपूर्ति होती है, उसे जल प्राप्त होता है। नंबर 3, सिंचाई के द्वारा जल के माध्यम से अनेक पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। और नंबर 4, सिंचाई से पौधे की वृद्धि एवं विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, स्पष्ट है कि फसल को बोने के बाद में उसकी सिंचाई करना, इरिगेशन करना आवश्यक होता है। इससे फसल अच्छी होती है, फसल का विकास अच्छा होता है, उसकी वृद्धि अच्छी होती है। और फसल की वृद्धि और विकास अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी और उससे आमदनी भी अच्छी होगी। तो ये तो हो गए सिंचाई के लाभ। अब हम बात करेंगे सिंचाई के स्रोत पर, सोर्स ऑफ इरिगेशन पर। यानी अब जो हम बात कर रहे हैं वो इस बात पे विचार कर रहे हैं कि सिंचाई के लिए जो सिंचाई में क्या करते हैं, हम फसल को पानी पिलाते हैं। तो ये जो पानी है, जल है, वाटर है, ये सिंचाई के लिए आखिर हमें मिलता कहाँ से है? तो सिंचाई के स्रोत कहाँ है, क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, या सिंचाई के लिए जो पानी हमें चाहिए वो पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, कहाँ से प्राप्त होता है? सिंचाई के लिए पानी जो है हमें या तो नदियों से प्राप्त होगा या तालाबों से होता है। ठीक है, इसके अलावा कुओं से भी होता है, कुआं। ठीक है, इसके अलावा हैंड पंप, क्योंकि हाथ से सो करते हैं, हैंड पंप, पानी निकाला जाता है इससे भी। इसके अलावा नहरें, कैनाल्स, आपने सुना होगा इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो नहरों से भी हमें पानी प्राप्त होता है। इसके अलावा बांध बनाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा बार बार में आता है जगह जगह कि भाखड़ा नांगल बांध, बीसलपुर बांध। ठीक है, बांध को बोलते हैं डैम। ठीक है, तो सिंचाई के लिए सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, यानी सिंचाई के लिए पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है नदियों से, तालाब से, कुओं से, हैंडपंप से, नहरों से और बांधों से। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि सिंचाई के लिए पानी हमें मिलता कहाँ से है, यानी नदी से, तालाब से, कुएं से, हैंडपंप से, नहरों से और बांध से। लेकिन इनमें जो पानी मौजूद है उस पानी को हम फसल तक कैसे पहुंचाते हैं, यानी सिंचाई के साधन क्या हैं, इस बात पर अब हम चर्चा करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे